गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग देख चुके हैं, पोर्टुगीज़ देख लिया है हमने देखा कि इंडिया में पुर्तगाली लोग कैसे आए, फिर हमने देखा इंडिया में डच लोग कैसे आए, और तीसरी सबसे बड़ी पावर है इंग्लिशमैन यानी अंग्रेज। और आज हमें पढ़ना ही क्या है, अंग्रेज लोग भारत में कैसे आए और उन्होंने अपना एम्पायर यहाँ पे कैसे इस्टेब्लिश किया। देखो इसी में फिर आगे वीडियो में क्या देखना है, पहले हमें इंग्लिशमैन देखेंगे, उसके बाद डेनिश देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे फ्रांसीसी। तो इस वीडियो में हम इन तीन लोगों को कवर करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम दो लोगों को कवर कर चुके हैं, पुर्तगाली और डच। तो टोटल मिला के ये हमारा एक टॉपिक दो वीडियो में कंप्लीट होगा, जिसका नाम है यूरोपियंस का भारत में आगमन। ठीक है, और यहीं से आपकी क्या शुरू हो जाती है, मॉडर्न इंडिया शुरू हो जाती है। तो आज क्या देखना है हमें, आज हमें देखना है इंग्लिशमैन। ठीक है, देखो अब हमें देखना है कि भारत में कैसे ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी आती है और कैसे इस्टेब्लिश होती है। तो देखो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना से पहले 1599 की बात है। एक व्यक्ति हैं जिन्हें ट्रैवलिंग का बहुत शौक़ है, मर्चेंट हैं। मर्चेंट मतलब जो समुद्र की यात्राएं करते हैं, ट्रेड वगैरह करते हैं, मर्चेंट हैं। देखो एक मर्चेंट हैं जॉन मिल्टन हॉल, ये 1599 में इंडिया आते हैं। ठीक है, और इनके ही जैसे मर्चेंट लोगों का ग्रुप है जो कि एक कंपनी बनाते हैं, मर्चेंट टू द ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज़ नाम से। वही कंपनी आपको ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से फेमस होती हुई मिलती है। तो देख लेते हैं इन सारे लोगों ने, अच्छा इस बंदे ने इंडिया की विजिट की है 1599 में, और एक मर्चेंट ग्रुप है, एक मर्चेंट ग्रुप है जो कि एक कंपनी बनाएगा। वही कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से क्या होती है, फेमस होती है। तो देखो कंपनी का क्या नाम है, देखो ये एक ग्रुप है मर्चेंट लोगों का जिसमें प्रमुख व्यक्ति कौन है, जॉन मिल्टन हॉल हैं। और ये वो व्यक्ति हैं जो 1599 में इंडिया को विज़िट भी करते हैं और यहाँ पे एक अच्छे व्यापार की संभावनाएं देखते हैं। तो एक मर्चेंट ग्रुप मिलके एक कंपनी बनाता है जिस कंपनी का नाम है दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन। ये जो कंपनी है, जो व्यापारी हैं, जो कहाँ के हैं, लंदन के हैं, ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट। और ये कहाँ व्यापार करेंगे, ये करेंगे ईस्ट में जाके व्यापार करेंगे। और दिस कंपनी पॉपुलरली नोन एज ईस्ट इंडिया कंपनी। देखो इसी कंपनी को पॉपुलरली क्या कहा गया है, दिस कंपनी पॉपुलरली नोन एज ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसी का एक और नाम है जॉन कंपनी। तो देखो हमें इसके कितने नाम मिल जाते हैं। हमें एक इसका ईस्ट इंडिया कंपनी जो फेमस है, जो हमें सबको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी का लंदन में रजिस्टर्ड नेम क्या है, दी गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया। ठीक है, इस नाम से उसका रजिस्ट्रेशन हुआ। पॉपुलरली किस नाम से हुई, वो पॉपुलर किस नाम से हुई, ईस्ट इंडिया या जॉन कंपनी के नाम से। और ये जॉन कौन है, जॉन मिल्टन हॉल है। इसी कंपनी का हमें एक और नाम मिलता है, इसी कंपनी का एक और नाम क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी, जॉन कंपनी और मर्चेंट एडवेंचर्स कंपनी। तो यही कंपनी है जो भारत में आके शासन करेगी। और हम देखना है कि इस कंपनी के लोग कैसे भारत में आए और किस तरीके से ये कंपनी भारत में क्या होती है, सेटल होती है। ठीक है, देखो होता क्या है कि लंदन में ये कंपनी बनी चुकी है, अब ये कंपनी ट्रेडिंग के लिए आएगी। क्वीन एलिजाबेथ ने इसको भारत में व्यापार करने की छूट दी है। तो देखो ये कंपनी बनी, लंदन में रजिस्टर्ड हुई, और इसको परमिशन किसने दी है, क्वीन एलिजाबेथ ने इसको परमिशन ग्रांटेड की है टू ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट। अच्छा, जब परमिशन मिल गई तो ब्रिटेन से लोग आने शुरू हो जाएंगे। और हम क्या देखते हैं कि पहला ही बंदा है कैप्टन विलियम हॉकिंस अराइव्ड एट जहांगीर कोर्ट। ये वाकया है 1608 का। 1608 में हम क्या देखते हैं कि विलियम हॉकिंस आते हैं, जहांगीर के दरबार में आते हैं टू टेक अ परमिशन फॉर
ओपन अ फैक्ट्री। ठीक, ये देखो ये 8 और 9 की डेट मिलेगी, देख लो इधर। ये बंदा आया, इसने जहांगीर को बोला कि मुझे फैक्ट्री खोलनी है। जहांगीर परमिशन दे देता है और फैक्ट्री कब खुल जाती है? 1608 में सूरत। तो आपसे ये पूछा जाता है कि अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कहाँ पे खुली, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और ये डेट आपको कहीं 1608 मिलेगी, कहीं 1609, तो 1608 और 9 का वर्ष है। यहाँ कैप्टन हॉकिंस भारत में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री सूरत में खोलने में कामयाब रहते हैं। कैप्टन हॉकिंस से कुछ और प्रश्न आते हैं। अच्छा, ही नोज़ डिफरेंट लैंग्वेज, बहुत सारी लैंग्वेज जानता है, जैसे ये अरबी जानता है, ये फ़ारसी जानता है, ये टर्किश जानता है, ये इंग्लिश जानता है, ये हिब्रू, मतलब बड़ी सारी लैंग्वेज जानता है। और ये बंदा जब आया ना, तो इसने विलियम ने किस में बात की है? इसने पर्शियन में। अच्छा, एक गोरा आदमी आपकी लैंग्वेज बोल रहा है, आप तो खुश हो जाओगे, मस्त एकदम, मतलब बात की है अंग्रेज से, कभी हिंदी में बोला, कितना लगता है ये तो अपना भाई है। जहांगीर को भी लगा हुआ अपना भाई है, हाँ फील आता है, मतलब लगता है सही है बस। अच्छा, जहांगीर ने विलियम ने इसके साथ में पर्शियन में बात की है। जहांगीर को भी लग रहा है सुंदर आदमी है, गोरा भी दिखता है, अच्छा भी है, गोल्डन बाल भी है, इसको अपने दरबार में रख लो, अच्छा लगेगा मेरा, मतलब समझ रहे हो ना। अब होता क्या है कि जहांगीर 400 का मनसब देता है हॉकिंस को, और ये प्रश्न बहुत आता है। तो अगला क्वेश्चन क्या बन जाएगा हमारा? क्वेश्चन नंबर 2, जहांगीर ने हॉकिंस को 400 का मनसब दिया। मनसबदारी व्यवस्था हमने मुगलों में डिस्कस की है, तो वहाँ जाके देख लेना। तो जहांगीर से हॉकिंस से क्या क्वेश्चन आ जाएगा? हॉकिंस को परमिशन मिली है, सूरत में फैक्ट्री खोली है। दूसरा, जहांगीर ने 400 का मनसब दिया, ये काफ़ी समय तक दरबार में रहता है, उसके बाद क्या होता है? वापस चला जाता है। तो अब हम देखेंगे कि हॉकिंस के बाद कौन आता है और किस तरीके से कंपनी का जो प्रसार है भारत में होता है। देखो हम क्या देख रहे हैं कि कंपनी किस तरीके से अपने आप को एक्सपेंड कर रही है। देखो कैप्टन हॉकिंस आया था, कैप्टन हॉकिंस ने सूरत में फैक्ट्री बनाने की परमिशन उसने ले ली थी। उसके बाद कैप्टन सर थॉमस रॉ विजिटेड इंडिया, मतलब सर थॉमस रॉ आए हैं, सर थॉमस रॉ आए हैं इंडिया में, वो भी जहांगीर के दरबार में आए हैं, और वो राजदूत बन के आए हैं। किसके राजदूत बन के आए हैं? जेम्स प्रथम के राजदूत बनकर आए हैं भारत में व्यापार की स्वतंत्रता लेने के लिए। राजदूत किसके? जेम्स प्रथम के। अच्छा, ये कुछ समय रुकते हैं और हम देखते हैं कि 1516 में आए हैं और ये 1618 तक 3 वर्ष रुकते हैं और काफ़ी सारी परमिशन मतलब अलग अलग एरिए में जहांगीर से लेने में कामयाब रहते हैं। और हम देखते हैं कि इसी के टाइम के आसपास कंपनी सेटअप फर्स्ट कंपनी है दक्षिण में जो 1616 में बनी है मसूलीपट्टनम में। मछलीपट्टनम में दक्षिण भारत की पहली फैक्ट्री बनाई है अंग्रेजों ने। दक्षिण की पहली फैक्ट्री कौन सी हो गई? दक्षिण की पहली फैक्ट्री हो गई 1616 में मसूलीपट्टनम में, और पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई है? सूरत में। ठीक, यहाँ तक हो गया। पहला कैप्टन हॉकिंस, दूसरा थॉमस रॉ, और दूसरी फैक्ट्री क्या होगी दक्षिण में? मसूलीपट्टनम में। इंपॉर्टेंट है, बड़े अच्छे से कर लेना है। ठीक है, उसके बाद देखो 1639 में क्या होता है? फ्रांसिस डे है। फ्रांसिस डे मद्रास के राजा से चंद्रगिरी लेते हैं, किराए पर लेते हैं। अब देख लो, नाम लिख देता हूँ हिंदी में। फ्रांसिस डे 1639 में चंद्रगिरी के राजा हैं, उससे मद्रास के आसपास का एरिया एक ले लेते हैं। ठीक है, मद्रास के आसपास का एरिया ले करके यहाँ पे एक किला बनाते हैं। इस किले को कहा गया है सेंट जॉर्ज। बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंट जॉर्ज कहाँ है? मद्रास में है। तो इससे क्या प्रश्न हो गया? 1639 में फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से
चंद्रगिरी के राजा से मद्रास के आसपास का एरिया लेके वहाँ पे एक फैक्ट्री बनाई है जिसको कहा गया है सेंट जॉर्ज, और ये भी 2008 के यूपीएससी में पूछा गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लेना है। इसके अलावा फिर हम देखते हैं 1622 में बॉम्बे ऑब्टेन बाय चार्ल्स सेकंड फ्रॉम द पोर्टुगीज किंग। अब देखो हुआ क्या था, इसकी कहानी सुन लो। 1661-62 की बात है, कहीं पे 61 लिखा रहेगा, कहीं पे 62 लिखा रहेगा। चार्ल्स सेकंड जो कि ब्रिटेन का राजा है, उसकी पुर्तगाल की राजकुमारी से शादी होती है जिसका नाम है कैथरीन। ठीक, और उस समय हम क्या देखते हैं, 1661-62 के आसपास में इधर के एरिए में पुर्तगालियों का दबदबा था, पुर्तगाली लोग पहले आ गए थे। अच्छा, पूरा उनके पास बॉम्बे का एरिया है भी नहीं, उसके बाद भी पुर्तगाल के राजा ने अपनी बहन कैथरीन की शादी की चार्ल्स सेकंड से और बम्बई दहेज में दे दिया। समझे, बम्बई को पता भी नहीं उसके साथ हुआ क्या है, अब वो चला जाता है दहेज में। ठीक, चलो कोई बात नहीं है, बहुत बढ़िया। यानी चार्ल्स सेकंड की शादी हुई कैथरीन से जो कि पुर्तगाल की राजकुमारी है, और इसे बम्बई मिला हुआ है दहेज में। इसी बम्बई को इसने क्या किया, चार्ल्स सेकंड ने बम्बई को किराए पे दे दिया। किसे, कंपनी को। बम्बई किराए पर दे दिया। कब दिया, 1687 में। किसे दिया इसने, कंपनी को दिया, वो भी सालाना 10 पाउंड पे। मतलब 10 पाउंड समझिए, 10 पाउंड के बदले। अच्छा, ये कभी बॉम्बे आया नहीं, इसने कभी देखा नहीं कौन सा एरिया किसको मिलेगा कुछ पता नहीं है, और इधर बॉम्बे का बेचारे का उधार सट्टा चल रहा है। अच्छा देखो, होता क्या है कि जब चार्ल्स को बॉम्बे मिला तो उसने बॉम्बे के लिए एक गवर्नर अपॉइंट किया था, गेराल्ड ओंगियाल। Gerald Ongiar. Gerald Ongiar was the first governor of Bombay. बम्बई के प्रथम गवर्नर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और इसको फाउंडर ऑफ बॉम्बे भी कहते हैं। देखो, बम्बई के आसपास कुछ नहीं था, इसने वहाँ पे फैक्ट्री टाइप की बनाई, इसने बस्तियाँ बसाई, और बॉम्बे को इस्टेब्लिश करने में इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो बम्बई का संस्थापक भी इसको कहते हैं। बम्बई का संस्थापक कौन है, गेराल्ड ओंगियार। तो गेराल्ड ओंगियार वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बॉम्बे 1669 टू 1677 तक रहा है ये। उसके बाद क्या कहते हैं कि चार्ल्स ने बम्बई किराए पे दे दिया कंपनी को। अब देखो, मद्रास की स्थापना हो गई। अब देखो मेट्रोपॉलिटन शहर कैसे बन रहे हैं। सबसे पहले किसकी स्थापना हो रही है, 1639 में हम क्या देख रहे हैं, 1639 में सेंट जॉर्ज बनता है, मद्रास में बनता है। तो इससे मद्रास शहर का विकास हो जाता है ड्यू टू फाउंडेशन ऑफ सेंट जॉर्ज। दूसरा शहर जो बनता है वो बम्बई की स्थापना होने जा रही है, गेराल्ड ओंगियार ने की है। गेराल्ड ओंगियार गवर्नर रहे हैं लगभग 10 वर्ष। उसके बाद ये शहर कंपनी को किराए पे मिल गया। और अब हम देखेंगे कि कलकत्ता कैसे बना। तो यहाँ तक समझ में आ रहा है ना कि अंग्रेजों ने किस तरीके से अपने साम्राज्य का विस्तार किया है। आगे देखते हैं। अब देखो थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। हमने देख लिया अभी तक मद्रास की स्थापना कैसे हुई, बम्बई की स्थापना कैसे हुई, मद्रास की स्थापना किसने की, बम्बई की स्थापना किसने की, और अब हम देखेंगे कि कलकत्ता की स्थापना कैसे हुई। तो देखो, कलकत्ता। अच्छा, 1690 की बात है। व्यक्ति है जॉब चार्नॉक। जॉब चार्नॉक ने कलकत्ता के आसपास, जो वर्तमान कलकत्ता है उसके आसपास 3 गांव किराए पे लिए हैं, एक्वायर्ड किए हैं, जीते हैं। पहले क्या था कि पहले किराए पे लिए, बाद में ताकत बढ़ी तो कब्जा कर लिया। बात समझ गए। यहाँ भी ऐसे होता दिल्ली में, इसी बिल्डिंग की 2 नीचे दुकानें कब्जाई हुई हैं, बताना नहीं है किसी को, समझ गए। ठीक है। जॉब चार्नॉक established a factory after acquired the 3 blaze।
मतलब 3 गांव को कब्जे लिया, समझ गए ना। उनमें कौन कौन से हैं? सुतानतई, कालीकत्ता, गोविंदपुर। हिंदी में भी लिख देता हूं। सुतानती, कालीकत्ता, गोविंदपुर। और इन तीनों में से जो सुतानती है उसको किलेबंद बनाया गया और ये मेन फैक्ट्री हो गई इस जोन में, और इन तीनों को ही मिला के क्या किया गया? फोर्ट विलियम कहा गया। इसका इतिहास बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि कलकत्ता की स्थापना कैसे हुई। जॉब चार्नोक ने सुतानती, कालीकत्ता, गोविंदपुर को एक्वायर्ड किया है, कब्जा किया है। सुतानती को फोर्टिफाइड किया है और उसका नाम रख दिया है फोर्ट विलियम। ये वाक्य है 1700 का और इसी को इन्होंने हेडक्वार्टर बना दिया है, ये केंद्र बन गया है और ये ब्रिटिश साम्राज्य की राजधानी रहा है। की राजधानी बना कब से कब तक? 1772 से 1912 तक। 1912 में कलकत्ता से राजधानी ट्रांसफर करके दिल्ली बना दी गई थी, दिल्ली दरबार हुआ था। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अंग्रेजों की पहली राजधानी भारत में क्या थी? कलकत्ता थी। और कलकत्ता की स्थापना कब हुई? 1690 में हुई। किसने की? जॉब चार्नोक ने की। और ये राजधानी के तौर पे कब से कब तक रहा है? 1772 से लेके और 1912 तक रहा है। ठीक है, तो हमने 3 बड़े बड़े शहर देख लिए, कलकत्ता देखा, बम्बई देखा और मद्रास देखा। अब हम देखते हैं कि आगे अंग्रेजों ने किस तरीके से अपनी सत्ता को विस्तृत किया है भारत में। कलकत्ता के पहले प्रेसिडेंट बने हैं सर चार्ल्स आयर वॉज द प्रेसिडेंट। मतलब लिख भी देता हूं, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। कलकत्ता के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? सर चार्ल्स आयर। सर चार्ल्स आयर वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कलकत्ता। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। देखो आगे क्या होता है। तीनों शहर मेट्रोपॉलिटन शहर बन गए। अब होता क्या है कि 1717 की बात है और मुग़ल बादशाह हैं फ़ारुख़शियार या फ़ारुख़शियार। फ़ारुख़शियार वॉज द मुग़ल एम्पर। और होता क्या है कि एक ये शाही फरमान जारी करते हैं। शाही फरमान क्या होता है? शाही राज आज्ञा। और ये क्या करते हैं कि कंपनी को बड़े संख्या में, यानी बहुत बड़े लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड फ्री कंसेशन या बहुत कम नाममात्र के शुल्क पर या बहुत कम ट्रेड टैक्सेस पर इनको अलाउ कर देते हैं और इसे ही मैग्ना कार्टा कहा गया है। मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा क्या है? जब ब्रिटिश मुग़ल साम्राज्य फ़ारुख़शियार ने कंपनी को व्यापारिक छूट और सुविधाएं दी हैं तो इसी को मैग्ना कार्टा कहा गया है। और ये जॉन सरनेम है, जॉन सरमैन। जॉन सरमैन है जिन्होंने ये छूट प्राप्त करने में कामयाब रहे हैं 1707 में। इसी को मैग्ना कार्टा कहा गया है। आगे देखो, अब हुआ क्या कि ईस्ट इंडिया कंपनी, जैसे हमने पढ़ा जॉन कंपनी, फिर मर्चेंट एंड एडवेंचर ऑफ ट्रेडिंग टू द ईस्ट कंपनी, वैसे बड़ी सारी कंपनी थी। कुछ ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायक कंपनियां थी। तो ऐसे करते करते कंपनियां हो गई थी बड़ी सारी। अब कौन सी किस एरिया में काम कर रही यही पता नहीं चला। सबका बॉस तो ईस्ट इंडिया कंपनी है लेकिन नाम डिफरेंट डिफरेंट एरिया में डिफरेंट हो गए इन लोगों के। तो हुआ क्या, 1708 में ऑल द अराइवल कंपनीज वर अमलगमेटेड। हुआ क्या, इसका मतलब होता है समागम करना, समागम यानी मर्ज कर देना, इकट्ठा कर देना into one body named। अच्छा, अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम हुआ ना, सारी सब्सिडी कंपनी को मिला मिलू के जो आई हैं उनको, अब जो नाम है वो देखो, द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग विद द ईस्ट इंडीज। समझ गए? दक्षिण के पूर्वी द्वीपों से व्यापार करने के लिए जो कंपनी अब बनाई गई है उस कंपनी का नाम है द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग विद द ईस्ट इंडीज।
दिस कंपनी इस्टेब्लिश बाय द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। ये ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत में इस कंपनी को बनाया है। इसका फॉर्मेशन ही कहाँ हुआ है? भारत में हुआ है। लेकिन किसने बनाया? ब्रिटिश एम्पायर ने, ब्रिटिश साम्राज्य ने इसको भारत में बनाया, भारत में व्यापार करने के लिए। तो कहीं अगर ब्रिटिश कंपनी का नाम ये मिल जाए तो ये भी एकदम सही है। इस तरीके से हम देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के हमें बड़े सारे नाम भी मिले और अलग अलग जगहों पे किस तरीके से ट्रेड किया वो भी मिला। और जब ये सारी चीज़ें चल रही थी तो इसी बीच में एक और यूरोपियन शक्ति भारत में प्रवेश करती है, दैट वाज डेनिश। तो अब हमें क्या पढ़ना है? डेनिश। अब देखो हमें अंग्रेजों की बात देखना क्या है? हमें अंग्रेजों की बात देखना है। डेनिश लोग, ये उनके आने के बाद आने वाली अगली शक्ति है। डेनमार्क के लोग हैं ये लोग। और डेनमार्क अगर आपने मैप पे देखा होगा तो नॉर्वे और स्वीडन के नीचे डेनमार्क है, ठीक। अब इन्होंने बनाई है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी कब बनी? 1616 में बनी। और इनकी प्रथम फैक्ट्री ट्रंकीबाल में लगी है 1620 में। प्रथम फैक्ट्री ट्रंकीबाल में लगाई है। ट्रंकीबाल कहाँ है? तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में है। तो आपसे इनकी पहली और दूसरी फैक्ट्री ज़्यादातर पूछ ली जाती है। तो इनकी पहली फैक्ट्री ट्रंकीबाल में लगी है तमिलनाडु में 1620 में। और इनकी जो सेकंड फैक्ट्री है श्रीरामपुर पश्चिम बंगाल में इन्होंने दूसरी फैक्ट्री लगाई है। पहली कहाँ? टंकीबाल में। और दूसरी कहाँ लगी? श्रीरामपुर, वेस्ट बंगाल में। और यही इनका मुख्यालय थी। हेडक्वार्टर क्या था इनका? मुख्यालय, ठीक। तो इनमें ज़्यादा है नहीं, डेनिश लोग आए, बहुत ज़्यादा फैलाव इनका हो नहीं पाया। और उसके बाद फिर इनको मिला बॉस कौन? ब्रिटिश। और ब्रिटिश लोगों के साथ फिर इनके झगड़े शुरू हो गए, क्योंकि इनको भी फैलना है, सबको फैलना है, सबको लूट में हिस्सा चाहिए। तो होता क्या है कि अंग्रेज़ों के साथ कुछ छोटे मोटे बैटल होते हैं और अंग्रेज लोग इनसे ज़बरदस्ती इनकी बस्तियों को सेल करवा लेते हैं। They were forced to sell their settlement to British in 1854, यानी 1854 में अंग्रेज लोग इनसे इनकी ज़बरदस्ती कोठियाँ या सेटलमेंट खरीद के इनको यहाँ से रुखसती कर देते हैं कि बेटा जाओ, यूरोप में ही रहो। और उसके बाद हमें कौन पढ़ना है? फ्रांसीसी पढ़ने हैं। अच्छा, फ्रांसीसी एकदम पैर जमा गए तो अंग्रेजों के साथ बहुत ज़्यादा उनकी लड़ाइयाँ हुई हैं। तो उन्होंने थोड़ा सा अंग्रेजों को फिर भी चुनौती दी है। इनसे तो बेचारों के इनके घर ही खरीद लिए, ठीक है। अगर नहीं बेचते तो क्या जाती? बेचारों की जान भी जाती। तो उन्हें लगा यार जान ठीक है, जान रहेगी तो कहीं भी रह लेंगे, इनको अपना सेटलमेंट बेच दो। और यहाँ से ये लोगों को, इनको यहाँ से बेचारों को बाहर जाना पड़ता है। तो अब हमें क्या पढ़ना है? अब हमें पढ़ना है फ्रांसीसी, लेकिन इनकी दो बस्तियों के नाम याद कर लेना है, ठीक है। अब हमें देखना कौन है? अब हमें देखनी है फ्रांसीसी। तो इसी प्रकार से, जिस प्रकार से एक ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन में बनी थी, वैसे ही एक फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी बनी है। और वो बनी है भारत में ट्रेड करने के लिए। तो देखो उसका क्या नाम है? देखो अब हम देखते हैं फ्रांसीसियों को। फ्रांसीसियों में देखो कैसे कैसे घटनाएं होती हैं। इनकी एक कंपनी है द कंपनी डी इंडिसे ओरिएंटल्स। ये डी है और वो ई है। द कंपनी डी इंडिस ओरिएंटल्स, ये क्या है? ये वो कंपनी है जो ईस्ट में ट्रेड करेगी। किसके लिए? फ्रांस के लिए, ठीक है। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी वैसे ही ये कंपनी बनी है फ्रांस में भारत में ट्रेड करने के लिए। और एक बहुत फेमस कोर्ट ऑफ मिनिस्टर है कोलबर्ट, बहुत फेमस व्यक्ति है फ्रांस की राजनीति में कोलबर्ट। कोलबर्ट ने ये कंपनी बनवाई है कि जिस तरीके से ब्रिटेन का चारों तरफ साम्राज्य है वैसे ही फ्रांस का भी हो। और इस समय लुई 14वें का शासन है। लुई 14वां जो है फ्रांस का राजा है। लुई 14वें के समय कोलबर्ट वहाँ का मंत्री है जिसने ये कंपनी बनाई है। अब देखो होता क्या है,
ये बहुत बाद में आए, बहुत बाद में भारत में एंटर किया, तो इन्होंने बहुत एग्रेसिव पॉलिसी दिखाई और इनके एग्रेशन की वजह से बहुत जल्दी ही अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों में संघर्ष होने लगा। लेकिन होता क्या है कि अंत में अंग्रेज़ों की जीत होती है और इनके सारे कारोबार को भारत में समेट दिया जाता है। अब देखो इनका हेडक्वार्टर क्या है, इनका हेडक्वार्टर है पौंडीचेरी। पौंडीचेरी कैसे बनी वो भी देख लो। फ्रांस्कोइस मार्टिन है, फ्रांस्कोइस मार्टिन है जिन्होंने पौंडीचेरी की स्थापना की है। कैसे की है? 1773 में वलकोंडीपुरम जिसका कैप्चर किया है इन्होंने 1773 में, एक गांव ऑक्युपाई किया है, कैप्चर किया है वलकोंडापुरम को इन्होंने कैप्चर किया है और इसी का नाम पौंडीचेरी रख दिया है। किसने? फ्रैंकोइस मार्टिन ने, और यही इसके पहले गवर्नर भी हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेता है कि पौंडीचेरी के पहले गवर्नर कौन थे? तो पौंडीचेरी के पहले गवर्नर हैं फ्रैंकोइस मार्टिन और इन्होंने ही पौंडीचेरी की स्थापना की। कब की? 1673 में की, और यही फ्रांसीसियों का केंद्र भी रहा है भारत में वलकोंडीपुरम को कैप्चर करने के बाद। ठीक, इसके बाद देखो, और ये जो पौंडीचेरी इन्होंने जो छीना वो किससे छीना? सुल्तान ऑफ बीजापुर से, यानी कि वलकोंडीपुरम बीजापुर के तहत था, इन्होंने बीजापुर से इसको छीन लिया, इसी का नाम पौंडीचेरी रख दिया। ठीक, तो उसके बाद देखो इन्होंने पहली फैक्ट्री कब बनाई? इन्होंने पहली फैक्ट्री बनाई है सूरत में 1668 में। इंपॉर्टेंट है, इनकी पहली फैक्ट्री भी वहीं बनी जहां अंग्रेजों की बनी। अंग्रेजों ने भी पहली फैक्ट्री सूरत में बनाई थी, इन्होंने भी पहली फैक्ट्री सूरत में बनाई। अंग्रेजों की 1608 में बन गई थी, इनकी 1668 में बनी है। लगभग 60 वर्ष के, एकदम ठीक 60 वर्ष बाद इन्होंने अंग्रेजों को फॉलो कर दिया है। ब्रिटिश को चैलेंज करना, कैसे करना है? उन्हें 60 साल हो गए देश में आए हुए, आप 60 साल बाद आ रहे हो और तेज दौड़ रहे हो, गिर जाओगे ना। गिरेंगे, देखो ये लोग। दूसरी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री 1616 में लगाई थी और इन्होंने कब लगाई? 1669 में। यानी ये वही प्लेसेस को टारगेट कर रहे जहाँ पे अंग्रेज ठीक ठाक मात्रा में हैं या उन्होंने अच्छा काम किया है, क्योंकि उनका ट्रेड एकदम बहुत बड़ा, तो इनको लगा कि लूट में हिस्सा तो होना चाहिए, तो ये भी वहीं पहुँच रहे हैं। पौंडीचेरी को बेस बना के ये एक फैक्ट्री सूरत में खोलते हैं, दूसरी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में खोलते हैं, और इन दोनों ही जगह पे अंग्रेज पहले से सेटल्ड है। इसके बाद इन्होंने माहे को जीता है, यनम को जीता है, करईकाल को जीता है, और सेंटर कहाँ बना के रखा? पौंडीचेरी को बना के रखा है इन्होंने। ठीक है, अब देखो होता क्या है, बाद में अंग्रेजों के साथ युद्ध होते हैं, अंग्रेजों के साथ ये युद्धों को हार जाते हैं और इनको केवल पौंडीचेरी तक सीमित कर दिया जाता है। इवन देखो ये लोग आज़ादी के बाद तक भारत में रहे हैं। हमने भारत में आज़ादी का मूवमेंट चलाया अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेज भाग गए, लेकिन कभी पौंडीचेरी में, यमन में, माहे में, करईकाल में हमने कभी कोई मूवमेंट नहीं चलाया, ना ही ये लोग गए। इन्होंने 1954 में अपनी स्वेच्छा से ये सारे के सारे प्लेसेस भारत को दे दिए थे 1954 में। और भारत और फ्रांस के रिलेशन बहुत अच्छे हैं। और एक और चीज़, अभी भी पौंडीचेरी में जब वोटिंग होती है फ्रांसीसी प्रेसिडेंट की, तो हमारे यहाँ वोटिंग होती है। ठीक समझ रहे हो? यानी करईकाल, माहे, यनम पौंडीचेरी का बेस पौंडीचेरी के पास रहे, पौंडीचेरी फ्रांसीसियों के पास रही, और ये 1954 तक इनके पास बनी रही। बाद में इन्होंने स्वेच्छा से ये सारे के सारे प्रदेश भारत को दिए और यहाँ से ये 1954 में चले जाते हैं। ठीक है, फ्रांसीसियों में इतना ही। बस एक छोटा सा क्वेश्चन और देखना है, बैटल बिटवीन फ्रांसीसी एंड ब्रिटिश। हमने देखा फ्रांसीसी आए, किस तरीके से उन्होंने अपने आप को सेटल किया। सेटल होने के बाद वो वहीं जा रहे हैं जहाँ जहाँ अंग्रेज हैं। अब होता यह है कि फ्रांसीसियों में और अंग्रेज़ों में युद्ध शुरू हो जाते हैं, और ये हुए थे कर्नाटक में, तो इनको हम कर्नाटिक वॉर भी कहते हैं। और अब देखो इसमें क्या होता है, फर्स्ट कर्नाटिक वॉर होता है या फर्स्ट अंगल फ्रांसीसी युद्ध होता है, कर्नाटक में होता है। कब होता है? 1746 से 1748 होता है।
2 वर्ष चलता है। और ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-शापेल जो कि यूरोप में ये संधि होती है, एक्स-ला-शापेल संधि होती है, और इसमें फ्रांसीसियों का पलड़ा भारी रहता है। फ्रांस को अच्छी मदद मिलती है और वो अंग्रेज़ों को हराने में इस युद्ध में कामयाब होता है। तो पहली बार ना, पहले युद्ध में ये लोग दबदबा कायम कर देते हैं और अब इन्हें लगता है कि इंडिया में बहुत जल्दी ये लोग क्या करेंगे, ओवरकम कर देंगे अंग्रेज़ों को। फिर होता है सेकेंड वॉर, सेकेंड कर्नाटिक वॉर होता है। कब होता है? 49 से 54 के बीच में होता है। ट्रीटी ऑफ पौंडुचेरी होती है, इसमें इनके हाथ से पौंडुचेरी भी जाने वाला होता है, लेकिन उससे पहले ये लोग संधि कर लेते हैं और इसमें अंग्रेज़ों का इन्फ्लुएंस कायम हो जाता है, यानी अंग्रेज लोग इस युद्ध में हावी रहते हैं। तीसरा जो युद्ध है, थर्ड कर्नाटिक वॉर जो है, अंगल फ्रांसीसी युद्ध भी है, वो 1758 से 1763 तक चलता है और पेरिस की संधि के साथ समाप्त होता है। इस युद्ध, अच्छा देखो, ये युद्धों की सीरीज होती है, एक युद्ध इस जगह पे लड़ लिया, दूसरा वहाँ लड़ लिया, 2-3 साल तक क्या होता है, लगातार युद्ध चलता रहता है। तो 58 से 63 तक कितने वर्ष हो गए? 5 वर्ष तक युद्ध चल रहे हैं। इन 5 वर्षों में एक युद्ध महत्वपूर्ण साबित होता है और वो युद्ध है वांडीवास का। ऐसे याद कर लो, वांडीवास के बाद फ्रांसीसी यहाँ से वॉश हो जाते हैं, पूरे तरीके से खत्म हो जाते हैं। आफ्टर बैटल ऑफ वांडीवास फ्रेंच वर फाइनली डिफीटेड, और फ्रांसीसी लोग अंतिम तौर पर इस युद्ध के बाद क्या होता है, हार जाते हैं और उनको अब पौंडुचेरी तक सीमित कर दिया जाता है कि बेटा यहीं पे रहोगे, यहीं पे खाओगे और फालतू के हाथ पैर नहीं मारोगे। पूरे देश में कौन रहेगा? पूरे देश में अंग्रेज रहेंगे। ये फाइनल हो जाता है कौन सी ट्रीटी से? ट्रीटी ऑफ पेरिस से, और जो कहाँ होती है? 1763 में होती है। ध्यान रखना, वांडीवास के युद्ध के बाद फ्रांसीसी शक्ति का भारत से एक तरीके से पतन ही हो गया, क्योंकि विस्तार कर नहीं सकते। और इसमें 2 कमांडर के बारे में पूछा जाता है। अंग्रेजी जो जनरल थे आयर कूट थे और फ्रांसीसी कमांडर लिली थे। तो आयर ने लिली को हरा दिया और इसी के साथ में लिली को वापस बुला लिया जाता है, उसको दंड भी दिया जाता है वहाँ पे, इस तरीके से हार के लिए। इस तरीके से हम क्या देखते हैं, हमने भारत में यूरोपियों के आगमन का टॉपिक क्या कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है। और मुझे लगता है ठीक ठाक इन्फॉर्मेशन है, इतना कर लोगे तो यूरोपियों के आगमन के जो चैप्टर है उससे जो भी प्रश्न होंगे वो आप आसानी से कर पाओगे और एक यूरोपियों के आगमन की आपको एक बेहतर समझ भी बनी होगी। यूरोपियंस के आगमन में इतना ही।